आप हैं आपके अपने चैनल वी द पीपल ऑफ इंडिया पर। यहाँ हम हमारे मार्गदाता मुक्तिदाता बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर के संपूर्ण वाङ्मय से उनके लेखों व भाषणों को चाबी की के रूप में प्रयोग करके इतिहास के उन जंग लगे तालों को खोलेंगे जिन्हें अभेद्य दिखाने के लिए फर्जी साहित्य की रचना की गई है। और हम इस साहित्य के माध्यम से जानेंगे कि कितनी विकट परिस्थितियों में उन्होंने हमारे समाज और महिलाओं के लिए उस समय संघर्ष किया था जब देशकाल और वातावरण बहुत ही ज़्यादा दयनीय और निकृष्ट स्थिति में था। बाबा साहेब ने कहा था कि जिस तरह किसी पौधे को जिंदा रखने के लिए खाद पानी और हवा की जरूरत होती है, उसी प्रकार किसी महापुरुष को जीवित रखने के लिए उसके विचारों के प्रचार प्रसार की जरूरत होती है। बाबा साहब जिनके दिल में हैं, वो समय निकालकर उनके भाषणों को जरूर सुनें। सभी भाषण वादन रोमांचकारी होने वाले हैं। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो आइए बिना वक्त गवाएं शुरू करते हैं। हुआ के नाम गांधी जी का पत्र। दिनांक 11 मार्च 1932 के दिन येरवडा जेल से गांधी जी ने सैमुअल हुआ को जो पत्र लिखा था वह निम्नलिखित है। प्रिय सर सैमुअल, आपको याद होगा कि गोलमेज सम्मेलन में अल्पसंख्यकों के हकों की मांग रखी गई थी। उस समय दिए अपने भाषण के अंत में मैंने कहा था अस्पृश्य वर्गों को स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र देने की योजना का मैं जीवन के अंतिम क्षणों तक विरोध करूंगा। बोलने या विवाद की रौ में मैंने ये बातें नहीं कही थीं। ये वाक्य मैंने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए बड़ी गंभीरता से कहा था। मैंने जो कहा था उसे पूरा करने के लिए हिंदुस्तान लौटने पर आमतौर पर स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र बनाने के, लेकिन खास तौर पर अस्पृश्यों को उसे देने की योजना के खिलाफ जनमत बनाने का इरादा मैं रखता था। लेकिन शायद ऐसा होना नहीं था। मुझे जो अखबार पढ़ने की इजाज़त है उनके आधार से कहा जाए तो लग रहा था कि अस्पृश्यों के लिए स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र बनाने के बारे में अंग्रेज सरकार जल्द ही अपने निर्णय की घोषणा करने वाली थी। पहले मुझे लग रहा था कि उस निर्णय के बाद अगर स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र की स्थापना की जाए तो उसके बाद ही अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के उपायों के बारे में सोचना होगा। लेकिन अब लगता है कि सरकार को अग्रिम सूचना दिए बगैर अपनी प्रतिज्ञा पर अमल करना ठीक नहीं होगा। साथ ही जो कुछ मैंने कहा जरूरी नहीं कि वह औरों को भी उतना ही महत्वपूर्ण लगे जितना मुझे लगता है। मैं स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र के विरोध में क्यों हूँ? अस्पृश्यों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र निर्माण करने की योजना के विरोध में जो कारण है उनके बारे में विस्तार से चर्चा करने की यहाँ जरूरत नहीं है। मैं खुद अपने आप को अस्पृश्य मानता हूँ। बाकी लोगों में और उनमें फ़र्क है। संविधान सभा में उनके प्रतिनिधि हों इसके विरोध में मैं नहीं हूँ। अन्य वर्गों के मतदान का अधिकार अगर किसी भी हद तक संकुचित किया गया तो भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन मतदाता बनने के लिए शिक्षा, संपत्ति आदि मामलों में जो शर्तें हैं वे जरूर अस्पृश्यों पर लागू न की जाएं, बल्कि मेरे मत में उनमें से हर किसी का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें अगर स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र दिया जाए तो उनका और राजनीति के परिप्रेक्ष्य से हिंदू समाज का बहुत बड़ा हित होगा। स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र के कारण उनका कितना नुकसान होगा इसके सही आकलन के लिए स्पृश्य हिंदू समाज में अस्पृश्य हिंदू समाज किस तरह शामिल है और वह किस तरह उस समाज पर आश्रित है, इस बात का एहसास होना जरूरी है। हिंदू समाज के बारे में मैं कहूँगा कि स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र दिया जाए तो वह उस समाज को जीते जी छिन विच्छिन्न करने जैसा सिद्ध होगा। इससे उनमें फूट पड़ेगी। मेरे मतानुसार दलितों का सवाल मुख्यतया नैतिक और धार्मिक है। इस प्रश्न के नैतिक और धार्मिक महत्व के आगे उसका राजनीतिक महत्व कोई मायने नहीं रखता। मैं आमरण अनशन करूँगा। मुझे बचपन से ही समाज के इस वर्ग की बड़ी चिंता थी। कई बार उनकी खातिर मैं जान की बाजी लगाने पर भी उतारू हो गया था। यह बात यदि आप समझ पाएं तभी इस मामले में मेरी भावनाओं को आप परख सकेंगे। इस मामले में मैं यह बात अभिमान से नहीं कह रहा, क्योंकि मेरा मत है कि पिछले कई शतकों से अस्पृश्यों को जिस दयनीय स्थिति में हिंदू समाज ने रखा था उसके लिए किसी भी तरह का प्रायश्चित क्यों न ले, हिंदू समाज उबर नहीं सकता। किंतु मुझे लगता है कि स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र निर्माण करने से अपमान की जिस मरणप्राय स्थिति में वे हैं उसमें कोई सुधार नहीं होगा और न ही हिंदू समाज द्वारा उन पर किए गए अत्याचार मिट जाएंगे। इसीलिए बड़ी विनम्रता से मैं ब्रिटिश सरकार को बताना चाहता हूं कि अगर ब्रिटिश सरकार अस्पृश्यों के लिए स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र बनाएगी तो मैं प्राणांतक अन्न का त्याग करूंगा। मेरे जेल में कैद होने के समय इस तरह के कामों में मेरा लिप्त होना सरकार को किसी बड़े संकट में डालकर उनके कामकाज में रोड़े खड़े करने जैसा है, इसका मुझे एहसास है और मुझे इस बात का खेद है। राजनीति के क्षेत्र में मेरा जो स्थान है उसे ध्यान में ले तो इस तरह अन्न त्याग करने की मेरी बात से लोगों को लगेगा कि शायद मुझ पर कोई पागलपन सवार हुआ है। लोग यह भी कहेंगे कि जो मैं कर रहा हूं वह अत्यंत अनुचित है। मैं इस बारे में इतना ही कह सकता हूं कि अन्न त्याग करने की जो बात मैं कर रहा हूं वह मेरे काम करने का एक तरीका भर है। लोगों की मेरे बारे में जो राय बनी है कि मैं एक समझदार आदमी हूं, वह अगर मैं गंवा बैठूं तब भी मुझे उसकी फिक्र नहीं। अपने विवेक द्वारा दी गई आज्ञा को मैं टाल नहीं सकता। मेरा जो नजरिया बना है उसके अनुसार अगर अब मुझे कारागार से छोड़ भी दिया जाए तो मैं अपने अन्न त्याग की कसम को तोड़ नहीं सकता। मुझे आशा है कि अस्पृश्य वर्ग के लिए स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र निर्माण करने के बारे में सरकार ने अभी कोई निश्चय नहीं किया है और मैं आशा करता हूं कि इस बारे में मेरा डर झूठा सिद्ध हो।
आपसे मेरे इस पत्र व्यवहार की बात मैंने अपनी ओर से गुप्त रखी है, यह अलग से कहने की जरूरत नहीं होगी। अभी अभी सरदार वल्लभ भाई और श्री महादेव देसाई मेरे साथ रहने के लिए आए हैं, जो इस पत्र व्यवहार के बारे में जानते हैं। आप जब अनुमति देंगे तभी मैं इन पत्रों का उपयोग करूंगा। आपका हस्ताक्षर M.K. गांधी। सर सैम्यूअल होअर का जवाब। सर सैम्यूअल होअर ने 13 अप्रैल 1932 को महात्मा गांधी के खत का जवाब दिया। प्रिय मी. गांधी, आपके 11 मार्च को लिखे पत्र का मैं इस पत्र के जरिए जवाब भेज रहा हूं। पहले ही बता दूं कि अस्पृश्य वर्ग के लिए स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र निर्माण करने को लेकर आपकी भावनाएं कितनी उत्कट हैं, इसका मुझे पूरा एहसास है। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि जब इस सवाल का हल निकाला जाएगा तब उससे जुड़े सभी पहलुओं पर सोचकर ही निर्णय लिया जाए। आप जानते हैं कि लॉर्ड लोथियन की अध्यक्षता में गठित की गई समिति ने अभी अपना दौरा पूरा नहीं किया है तथा उस समिति द्वारा की गई सिफारिशें हम तक पहुंचने में अभी कुछ और हफ्तों का वक्त लगेगा। सिफारिशें हम तक पहुंचने के बाद उन सिफारिशों पर हमें विचारपूर्वक गौर करना पड़ेगा। उसी समय आप और आप जैसे विचार रखने वालों के सुझावों पर बिना गौर किए हम निर्णय नहीं देंगे। मुझे यकीन है अगर आप मेरी जगह होते तो इसी तरह काम करते। समिति की सिफारिशों की राह देखना आपको भी जरूरी लगता, उन सिफारिशों पर गौर करना भी जरूरी है और आखिरी निर्णय लेने से पूर्व इस विवाद में फंसे दोनों पक्षों के कथन पर भी आप गौर करते। इससे अधिक मैं कुछ लिख नहीं पाऊंगा और मुझे नहीं लगता कि आपको मुझसे इससे अधिक कुछ लिखे जाने की उम्मीद होगी। आपका हस्ताक्षर सैम्यूअल होअर। 1 दिसंबर 1931 के दिन बिना किसी निर्णय के ही दूसरी गोलमेज सम्मेलन खत्म हुई थी। आखिर 8 महीनों के बाद ब्रिटिश सरकार ने खुद निर्णय लिया और